सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू इतिहास विषय से आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में चलने वाले फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, हमें आधुनिक भारत के जो इतिहास है उसके चैप्टर पे जाने से पहले हमें आधुनिक भारत के इतिहास को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, आधुनिक भारत का जो काल है वो 1761 ईस्वी से लेकर के 1971 ईस्वी तक का माना जाता है। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हम इस आधुनिक भारत के इतिहास को 1750 ईस्वी से या 1800 ईस्वी से क्यों नहीं माने। देखिए कि कालक्रम के अंतर्गत जब जब इतिहास में किसी प्रकार का मोड़ बिंदु आता है वहीं से कालक्रम निर्धारण किया जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी सूरत में मुगलों के पश्चात भारत के अंतर्गत मराठा उभर करके आए, जिन्हें हम पेशवाओं के काल के नाम से परिचित है। 1761 के अंतर्गत जब मराठा उत्कर्ष चरम सीमा पर था तो ऐसी सूरत में अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के अंतर्गत मराठों की पराजय होती है और यही इतिहास के अंतर्गत एक मोड़ बिंदु प्रारंभ होता है। मध्य युग के पश्चात या मध्यकालीन भारत के पश्चात यहाँ पर हम आधुनिक भारत को प्रारंभ करते हैं। कहीं किताबों के अंतर्गत 1707 में मुगलों के अंत के पश्चात, विशेष रूप से औरंगजेब के अंत के पश्चात ही मध्ययुगी का समापन माना जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत और सर्वमत के आधार पर हम 1761 से ही आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ आई और इन यूरोपीय शक्ति में किस शक्ति ने अपना वर्चस्व निर्धारण करा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश। तो सर्वप्रथम 1498 के अंतर्गत वास्को डी गामा है, वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा तो पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उनसे व्यापार के लिए सुविधा मांगी। जमोरिन ने अतिथि देवो भव के संस्कार से परिचित होकर के वास्को डी गामा का स्वागत करा और उन्हें व्यापार की स्वीकृति दे दी गई। ये बताना यहाँ पर सुविज्ञ होगा कि पुर्तगालियों से पहले अरब जो वासी थे उनका यहाँ पर व्यापार पर एकाधिकार था। इसीलिए वास्को डी गामा ने देखा कि यहाँ पर जो व्यापार के अनुकूल स्थितियाँ हैं, क्योंकि विशेष रूप से भारत के अंतर्गत क्या होते थे, गरम मसाले होते थे और इन गरम मसालों को जो यूरोपीय देश है वो ठंडे क्षेत्र हैं तो वहाँ पर अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा और कई गुना सफलता की मात्रा लेकर के वास्को डी गामा यहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पुर्तगाली हैं वास्को डी गामा को देख करके जो पुर्तगाली जो राजा है उन्होंने अनेक अभियान भारत में भेजे और आने वाले समय में पश्चिमी जो तट हैं, भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें गोवा, सालसेट, बंगाल में और फिर पूर्वी भारत के अंतर्गत बंगाल में हुगली का क्षेत्र, फिर मद्रास है, बसीन का क्षेत्र है, इस पे धीरे धीरे पुर्तगालियों का अधिकार होने लगा। लेकिन आने वाले समय में हम ये भी जानेंगे कि 1629 के अंतर्गत शाहजहाँ पुर्तगालियों से हुगली को छीन लेता है और 1639 के अंतर्गत मराठाओं का सालसेट और बसीन पर अधिकार हो जाता है और 1661 में पुर्तगालियों से जो बम्बई है वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवरऑल हम ये जानेंगे कि ओवरऑल इस बात का कहना यह है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश करा, लेकिन प्रारंभ में कुछ क्षेत्र में उन्होंने व्यापार अपनाया, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें स्थायित्व ठिकाना भारत में नहीं मिल पाया।
अगली हम शक्ति की चर्चा करेंगे डच। डच जो हॉलैंड के निवासी हैं उन्हें डच कहा जाता है और पुर्तगालियों के पश्चात क्रमस्वरूप डच भारत के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। तो 1604 ईस्वी के अंतर्गत डचों का एक जहाजी बेड़ा दक्षिण भारत के अंतर्गत कालीकट पहुंचता है और वहां पर मछलीपट्टम, पेटापोली आदि जगह पर, पुलिकट आदि क्षेत्रों के अंतर्गत वो अपना व्यापार शुरू करने लगते हैं। धीरे धीरे जो डच हैं वो पुर्तगालियों की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना ही था। लेकिन उन्होंने अपना ध्यान कहाँ कर लिया? डाइवर्ट करके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत डचों को अधिक लाभ मिलने की आशंका हुई, तो भारत के अतिरिक्त उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश म्यांमार, लाओस आदि क्षेत्र के अंदर कंबोडिया, यहाँ पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का कोशिश किया। देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं यूरोपीय शक्ति का, इनका उद्देश्य केवल व्यापारिक है, ना कि राजनीतिक। राजनीतिक रूप से अभी तक यूरोपीय शक्ति ने किसी भी प्रकार से भारतीय राजनीति में प्रवेश नहीं किया गया। इसके बाद 1659 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ डचों का बेदरा का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत डच हारे जाते हैं और फाइनली वह अपना भारत से रुख मोड़ लेते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट शक्ति है अंग्रेज, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर बीए पार्ट फाइनल ईयर में 2 नंबर के प्रश्नों के अंतर्गत इसके चांस काफ़ी बनते हैं अंग्रेज़ों से लेकर के। जैसे हम बताएंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, या सबसे पहले कौन सी जगह अंग्रेज़ों ने अपना कोठी स्थापित करी, या कौन कौन से इनके जो राजदूत आए, तत्कालीन समय में कौन कौन से मुग़ल शासक थे। इस प्रकार के प्रश्न भी अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत में प्रवेश किया। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना से पूर्व जो वहाँ की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर ने लंदन के व्यापारियों के साथ एक समझौता किया कि एक उन्हें अधिकार पत्र दे दिया, जिसके तहत वह इंग्लैंड के अलावा अन्य जगहों पर वह अपना व्यापार स्थापित कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। तत्पश्चात 1608 ईस्वी में जो कैप्टन हॉकिंस है, जिसे एक हेक्टर नाम का जो जहाज है उस पर वो बैठ करके भारत में आता है और सूरत के अंतर्गत अंग्रेज़ों का प्रवेश हो जाता है। देखिए, यहाँ पर 2-3 प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जिस जहाज़ से वो बैठकर आया हॉकिंस, उसका नाम क्या था? तो हेक्टर। और सबसे पहले कौन सा राजदूत आया? हॉकिंस। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर सूरत में प्रवेश करने के पश्चात हॉकिंस की 1608 ईस्वी के आसपास तत्कालीन मुग़ल शासक रहता है जहांगीर, उससे उसकी मीटिंग होती है और वो वहाँ पर व्यापार की अनुबंधी मांगता है, लेकिन उसे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है और वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसके बाद विदेशी जो व्यापारी है उनकी भांति अंग्रेज़ों ने भी छोटी छोटी बस्तियां बचा करके व्यापार की अनुमति लेना चाहा। उसके पश्चात 1615 ईस्वी के अंतर्गत जो सफलता हॉकिंस को नहीं मिली थी वो इस बार सर टॉमस रो को मिल जाती है और 1615 में उसे सूरत के अंतर्गत और उसके आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है जहांगीर के द्वारा। वो 3 वर्ष तक मुग़ल दरबार में रहता है और वहाँ पर सर टॉमस रो एम्बेसी नामक वो अपना ग्रंथ भी लिखता है यहाँ से जाने के पश्चात, जिसमें मुग़ल शासक के बारे में भी बताया गया। जहांगीर के द्वारा भी उसे 500 का मनसब दिया जाता है और इस प्रकार से मुग़लों के साथ सर टॉमस रो के अच्छे संबंध हो जाते हैं। लेकिन एक समस्या ये आती है कि टॉमस रो को या फिर अंग्रेज़ों को भी अब तक वही व्यापारिक अधिकार मिलते हैं जो
पूर्व में जो डच थे, पुर्तगाली शासक हैं, उनको मिले हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार का लाभ उनको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और सूरत में अपनी बस्ती कायम कर ली, मछलीपट्टम में अपनी कोठी स्थापित कर ली और अपने क्षेत्र को विस्तार करते हुए 1640 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने मद्रास क्षेत्र है, जो वहाँ के राजा हैं, चंद्रगिरी के राजा हैं, उनसे वो क्षेत्र खरीदा और वहीं से उन्होंने सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया। सेंट जॉर्ज, ये कई बार पूछा जाता है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है, तो ये मद्रास के अंतर्गत है। तत्पश्चात 1651 में उन्होंने हुगली पर अधिकार कर लिया और 1661 में जो पुर्तगाली जो राजकुमारी है, उसका विवाह इंग्लैंड के जो राजा है चार्ल्स सेकंड के साथ, राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ उनका विवाह होता है और दहेज स्वरूप पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को बम्बई का क्षेत्र मिलता है। तो बम्बई उन्हें दहेज स्वरूप या पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को प्राप्ति होती है। तत्पश्चात 1652 ईस्वी में एक निशान नामक एक विशेष आदेश या विशेष फरमान तत्कालीन मुगल शासक शाह शुजा से प्राप्त होता है। ये एक विशेषाधिकार रहता है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के चुंगी और अन्य कर है वो केवल 3000 रुपये के बदले प्रतिवर्ष अंग्रेज़ों को दे दिए गए व्यापार करने के लिए। इस प्रकार से अंग्रेज अपना कार्य करते रहे, लेकिन 1658 के अंतर्गत औरंगजेब जब शासन में अपना उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात आ जाते हैं, औरंगजेब का कार्यकाल है 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। तो औरंगजेब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करा, सख्त कदम उठाए, लेकिन उसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें कई बार अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के साथ क्षमा याचना प्रस्तुत करी और औरंगजेब ने उनको क्षमा कर दिया। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख केंद्र अंग्रेज़ों के हाथ में थे। इस प्रकार हम अंत में कहेंगे 1640 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के 1740 तक लगभग 140 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कंपनी के रूप में भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। अब हम जानेंगे फ्रांसीसी शक्ति के बारे में और किस प्रकार से फ्रांसीसी शक्ति और अंग्रेजी जो शक्ति है उसके बीच में सत्ता का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 1644 ईस्वी के अंतर्गत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1644 ईस्वी के अंतर्गत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और उसका उद्देश्य रहता है व्यापार, और व्यापार के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख उद्देश्य रहता है ईसाई धर्म का प्रचार। देखो, व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ उनमें एक उद्देश्य और निकल कर के आता था कि ईसाई धर्म का प्रचार बहुत अधिक समय तक ईसाई धर्म का प्रचार पूरे विश्व के अंतर्गत किया जाए। जब हम यूरोप के अंतर्गत वाणिज्यवाद भी बढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत 3G की बात करते हैं। 3G के अंतर्गत नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 ग्लोरी और नंबर 3 गॉड, कि इन यूरोपीय शक्तियों का एकमात्र यही उद्देश्य था कि 3G को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो अपना जो तीसरा उद्देश्य था गॉड, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अन्य जो देश हैं वहाँ पर अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार करा। और इस फ्रांसीसी कंपनी का एक उद्देश्य यह भी निकल कर के आता है भारत के अंतर्गत कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने फिर 1668 ईस्वी के अंतर्गत सूरत के अंतर्गत अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करा और 1672 से लेकर के 1673 के अंतर्गत यूरोप में हॉलैंड और फ्रांस के बीच में अनेक युद्ध होते हैं और इस युद्ध के अंतर्गत जो पौंडीचेरी था वह इनके हाथ से निकल जाता है और वह उसको पहले तो जीतते हैं। पौंडीचेरी है उसको ये क्षेत्र इनके पास रहता है, डचों के पास। उसके 50 फ्रांसीसी हैं, वह बाद में पौंडीचेरी को बाद में ऑक्यूपाई करते हैं। पहले तो हॉलैंड वाले जीतते हैं, बाद में हार जाते हैं, बाद में ये क्षेत्र पौंडीचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास
रहता है। आज भी हम देखते हैं कि फ्रांस के अंतर्गत कहीं भी जब मतदान होता है या किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो भारत के पौंडीचेरी में रहने वाले फ्रांसीसियों को या वहाँ के नागरिकों को उतना ही सम्मान और उतना ही दर्जा दिया जाता है। अब देखेंगे हम स्थिति के अंतर्गत कि अब भारत के अंतर्गत ये 4 प्रमुख शक्तियाँ आ चुकी हैं और अंत में कौन सी शक्ति यहाँ पर निर्णायक रूप से रहती है। पुर्तगालियों के लिए तो हमने प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनका अवसान हो जाता है। डचों ने दक्षिण भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अंदर अपना व्यापार फैला दिया था। तो अब 2 ही प्रमुख शक्तियाँ, फ्रांस और दूसरी इंग्लैंड, इन 2 शक्तियों के मध्य ही टकराव की स्थिति होती है और तत्कालीन परिस्थितियाँ भी इनके अंतर्गत रहती है। बिगड़ी हुई राजनीतिक स्थिति रहती है, सत्ता की अवनति चल रही है यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर अंग्रेज़ों के मध्य राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ जागृत होने लग जाती हैं और धीरे धीरे ये दोनों बड़ी शक्तियाँ भारत की व्यापारिक शक्ति होने के साथ साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर के आती है। और यहाँ के जो राजा हैं उनके उत्तराधिकार के युद्ध में यह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और भाग लेकर के किस प्रकार से भारतीय राजनीति को अपने अधीन करती है, यह अब हम देखेंगे। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के युद्ध हुए। इन कर्नाटक के युद्ध के अंतर में अंततोगत्वा या अंतिम रूप से अंग्रेज़ों की विजय होती है और इन विजयों के पश्चात अंग्रेज अपना स्थायित्व रूप यहाँ पर जमा लेते हैं। इन युद्धों के बारे में हम संक्षिप्त रूप से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन युद्धों का रोल रहा। फाइनली हम यह कहेंगे कि भारत के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण यूरोप शक्तियों में से केवल अंग्रेज ही अपना स्थायित्व बना सके और भारतीय राजनीति को अपना सत्ता का केंद्र बना सके। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की अब हम चर्चा करेंगे। तो एक मेजर प्रश्न आ सकता है, इस पे आप अपना असाइनमेंट का काम भी करेंगे। और प्रश्नों की बात करें तो छोटे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ामों में प्रश्न पूछा जाता है इनका कालक्रम भी अक्सर पूछा जाता है या पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है कि इनकी जो यूरोपीय शक्तियाँ इनका क्रम बताइए। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी, कई बार इन क्रमों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो असाइनमेंट के थ्रू आप काम करेंगे। इसके अंतर्गत आप इसमें बड़े प्रश्न हैं कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और इसमें स्थायित्व किसने बनाया, ये निबंधात्मक प्रश्न में। छोटे प्रश्नों के हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ये बना सकते हैं। नंबर 3, जो भारत का जो मैप है उसके अंतर्गत आप जो जैसे सूरत है जहाँ पर जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित कोठियाँ हैं वो, या फ्रांसीसियों की जो कोठियाँ हैं वो, सेंट जॉर्ज किला है, इनको आप इंगित कर सकते हैं। इसके संबंध में अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है, आप अपने उसमें विचार अपने द्वारा बनाए गए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मेकिंग करके उस पर डाल सकते हैं। छोटे प्रश्नों को आप परस्पर भी डिस्कस कर सकते हैं और अन्य कोई समस्या होती है तो आप उन पर अपना असाइनमेंट का काम है वो करके दिखला सकते हैं। धन्यवाद।